हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग, उसमें हम चर्चा कर रहे थे विनिर्माण उद्योग चैप्टर। विनिर्माण उद्योग, ठीक है। इसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में, विनिर्माण उद्योग का महत्व, ठीक है, और इनके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, कहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हमने इन सभी तथ्यों पर क्या थी पिछली क्लासों में चर्चा की थी, ठीक है। आज जो उद्योगों का वर्गीकरण किया था उसमें कृषि के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण था, ठीक है, कच्चे माल के आधार पर, जिसमें कृषि के आधार पर जो उद्योग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। और आज उसी में कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा है पटसन उद्योग। पटसन उद्योग, ठीक है। पटसन उद्योग जो कि क्या है, भारत में उत्पादित पटसन अर्थात जूट के उस पर जूट की कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो यह पटसन निर्मित सामान क्या है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, ठीक है। देश में अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो भारत में बांग्लादेश के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में पटसन का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर पटसन निर्मित सामान में भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। 2010-11 में बात करें, 2010-11 में भारत में यहाँ पर लगभग कितनी थी, लगभग 80 पटसन उद्योग थे, 80 पटसन उद्योग, ठीक है। कब? 2010-11 में यहाँ पर लगभग 80 पटसन उद्योग थे, जिनमें से अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है, हुगली नदी, ठीक है, इसी हुगली नदी के किनारे पर या हुगली नदी के तट पर लगभग 98 किलोमीटर लंबी और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये अधिकांश उद्योग यहाँ पर क्या है, स्थित हैं। एक इसी सकरी मेखला में लगभग 98 किलोमीटर लंबी पट्टी पर यहाँ पर अधिकांश उद्योग स्थित हैं। अब इन अधिकांश उद्योगों का इसी पट्टी में, इस सकरी पट्टी में ही स्थित होने का जो कारण है, किस कारण से यहाँ पर अधिकांश मात्रा में ये उद्योग स्थापित हैं, इनका स्थित होने का क्या कारण है, यहीं पर हुगली नदी के तट पर ही स्थित होने का कारण क्या है, इसके लिए क्या अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर प्राप्त होती है, जिसके कारण से ये अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला कारण है यहाँ पर इस हुगली नदी के तट पर ही स्थित होने का कारण है पटसन उद्योगों का, कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता पाई जाती है, ठीक है। पहला, यहाँ पर पटसन उत्पादक क्षेत्रों की समीपता, ठीक है। यहाँ पर जो पटसन उद्योग स्थापित हैं हुगली नदी के तट पर, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में जो पटसन है, ठीक है, वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या है, पास में से ही मिल जाता है, कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ सस्ता जल परिवहन, यहाँ पर इन्हें सस्ता जल परिवहन सुविधा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हुगली नदी के माध्यम से यहाँ पर सस्ता जल परिवहन एवं इसी के साथ साथ सड़क, रेल और जल परिवहन जाल स्थापित है, ठीक है। सड़क, रेल एवं जल परिवहन जाल बिछा हुआ है, ठीक है। क्या है कि आपस में ये सभी मार्ग क्या है, कनेक्टेड हैं। तो यह सभी सुविधा परिवहन की सुलभ सुविधा के कारण भी अधिकांश उद्योग हुगली नदी के किनारे पर ही स्थापित हैं।
ठीक है, जिसके कारण से क्या है, कच्चे माल को मिलों तक ले जाने में क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, कच्चे माल को मिलों तक पहुंचाने में इन मार्गों के द्वारा, परिवहन के साधनों के द्वारा सहायता प्रदान होती है। इसी के साथ जो उत्पादित माल है, उस उत्पादित माल को भी बाजार तक पहुंचाने में इनसे आसानी से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वो सुलभता प्रदान होती है। अब इसके अलावा जो कच्चा पटसन है, कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा पटसन को संसाधित करने के लिए जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जल की उपलब्धता, जल की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, इस नदी से, हुगली नदी से क्या है, पटसन का जो कच्चा माल है, कच्चा पटसन है, उसको क्या करना है, संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता भी यहाँ से आसानी से हो जाती है। इसी के साथ साथ हुगली नदी जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में है। अब वेस्ट बंगाल राज्य के समीप दूसरे राज्य जैसे कि समीपवर्ती उड़ीसा है, बिहार है और क्या नाम से उत्तर प्रदेश है, वहाँ से यहाँ पर सस्ते श्रमिकों की भी उपलब्धता हो जाती है। ठीक है, इन समीपवर्ती राज्यों से भी सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है, श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है, जो कि कहाँ से, वेस्ट बंगाल के समीपवर्ती राज्य, वेस्ट बंगाल तथा इसके समीपवर्ती राज्यों से बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों से यहाँ पर सस्ते श्रमिक यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ जो कोलकाता एक बड़ा बंदरगाह है, नगरीय केंद्र के रूप में स्थित है, जिसके कारण से बैंकिंग सेवाएं, ठीक है, बीमा एवं जूट के सामानों को क्या है, निर्यात करने के लिए क्या है, यहाँ पर बंदरगाह की सुविधा भी इसी उपलब्ध होती है इन उद्योगों को। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सर्वाधिक मात्रा में जो वेस्ट बंगाल में ये पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बात करें हम, भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ पर और कब लगाया गया था। ठीक है, भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ पर और कब लगाया गया था। तो पहला पटसन उद्योग भारत में कहाँ पर लगाया गया था, पहला उद्योग वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के समीप, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर, रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में, ठीक है, 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1855 ईस्वी में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो 1855 में ये उद्योग स्थापित किया गया था, पहला उद्योग। इसी के साथ साथ यहाँ पर पटसन उद्योग की अनेक इकाइयाँ स्थापित की गई। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के पश्चात जो पटसन उत्पादन की जो मिलें थी, पटसन उद्योग, वह तो क्या हो गया, भारत में रह गई, लेकिन लगभग 3/4 भाग जो कि जूट उत्पादक का जो क्षेत्र था, लगभग 3/4 भाग वो क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश में चले गया। ठीक है, पटसन मिलें तो यहाँ पर रह गई, लेकिन अधिकांश जूट उत्पादक जो क्षेत्र था, ठीक है, जो कि कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है जूट, वह जूट उत्पादक क्षेत्र अधिकांश क्या हो गया था, बांग्लादेश में चले गए थे। ठीक है, इसके बाद में आगे है बेटा कि इन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। पटसन उद्योग को, भारत में जो पटसन उद्योग है, इस उद्योग को चुनौतियों में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तो कृत्रिम वस्त्रों से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिस्टमेटिक देखते हैं थोड़ा सा चुनौतियां। ठीक है,
इसके लिए पटसन उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या क्या चुनौतियां हैं। एक तो पहली चुनौती कि इस उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से चुनौती, ठीक है, कृत्रिम वस्त्रों से चुनौती। किन किन से चुनौती है? एक तो कृत्रिम वस्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्यों? क्योंकि जूट या पटसन से जो उत्पादित माल है वे सभी माल उत्पादित वस्तुएं क्या है, कृत्रिम वस्त्रों की अपेक्षा क्या है, महंगी होती है। ऐसी स्थिति में लोग महंगी वस्तुओं को खरीदने की बजाय क्या है, उनके स्थान पर कृत्रिम वस्त्रों को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, जिस कारण से पटसन उद्योग को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करना पड़ता है, बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ दूसरा कि पटसन उद्योग में भारत बांग्लादेश के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहाँ पर भारत को बांग्लादेश से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ब्राज़ील से, ठीक है, फिलीपीन से, भारत को बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपीन से, ठीक है, मिस्र, थाईलैंड, ठीक है, इन देशों से क्या करना पड़ता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ठीक है, इनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना भारत को पटसन उद्योग में करना पड़ता है। ठीक है, अब इन पटसन की जो पैकिंग है, पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की जो सरकारी नीति है, ठीक है, पटसन पैकिंग की जो अनिवार्य प्रयोग की, ठीक है, कि वर्तमान में क्या कर दिया है, पटसन पैकिंग अनिवार्य कर दिया। जो पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की जो सरकारी नीति है, इसके कारण से इसकी मांग, घरेलू मांग अधिक बढ़ी है। घरेलू मांग में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, पटसन पैकिंग की घरेलू नीति के कारण, घरेलू सरकारी नीति के कारण क्या है, इसकी घरेलू मांग अधिक हो गई है। ठीक है, और मांग बढ़ने के कारण इसकी उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। ठीक है, अब पटसन के लिए प्रमुख खरीदार देश कौन कौन से हैं? भारत से सर्वाधिक मात्रा में जो पटसन निर्यात किया जाता है वह किन किन देशों को किया जाता है? तो भारत के प्रमुख पटसन निर्यातक देश, ठीक है, कौन कौन से देशों में भारत से पटसन जाता है? ठीक है, तो पटसन के प्रमुख खरीदार या प्रमुख निर्यातक देश, भारत पटसन का प्रमुख निर्यात कौन कौन से देशों में करता है? अमेरिका, कनाडा, घाना, ठीक है, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को क्या करता है, भारत सर्वाधिक मात्रा में पटसन का निर्यात करता है। ठीक है, वर्तमान में बढ़ते हुए वैश्वीकरण के कारण, वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन की स्थितियों के कारण, ठीक है, वर्तमान में बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल की परिस्थितियों के कारण या वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन की परिस्थितियों के कारण एवं जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती हुई जागरूकता के कारण इसका वर्तमान में क्या हो गया है, पुनः उत्पादों का अवसर प्रदान हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो पटसन उद्योग के स्थान पर वर्तमान अधिकतम कृत्रिम वस्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अब धीरे धीरे वर्तमान में क्या होता जा रहा है, इसकी मांग वापस पुनः दोबारा अधिक मात्रा में बढ़ने लगी है। उसका बढ़ने का कारण क्या है, वापस मांग बढ़ने का कारण यह है कि वैश्विक पर्यावरण, एक तो वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, दूसरा है जैव निम्नीकरण के पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती हुई जागरूकता, जिसके कारण से क्या है, पटसन उद्योग की सर्वाधिक या पटसन
उत्पादों की सर्वाधिक मांग वर्तमान में बढ़ने लगी है। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा पटसन उद्योग के बाद में कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग। अगला है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखिए बेटा, चीनी उद्योग में भी भारत विश्व में क्या है, दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गुड़ एवं खांडसारी का उत्पादन किए जाने के कारण गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में भारत विश्व में क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर, जबकि खांडसारी व गुड़ उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर विश्व में, जबकि गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, इस उद्योग में प्रयोग में लिया जाने वाला कच्चा माल क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, उसमें भार अधिक होता है, लेकिन इनकी ढुलाई में क्या हो जाता है, इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ठीक है, मतलब इनको गन्ना उत्पादक क्षेत्रों से मिलों तक पहुंचाने में क्या हो जाता है, परिवहन के द्वारा जब इनको चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है गन्ना को, तो वहां तक पहुंचने में इनमें सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी कारण से अधिकांश जो चीनी मिलें हैं, अधिकांश चीनी मिलें वो कहाँ पर स्थापित है, भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राज्यों में क्या है, यह गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप फैली हुई है। लेकिन इन चीनी मिलों में अधिकांश जो चीनी मिलें हैं, लगभग 60% चीनी मिलें कहाँ पर है, यूपी में और बिहार में स्थित है। ठीक है, यूपी और बिहार में स्थित है। लगभग 60% चीनी मिलें यूपी और बिहार में स्थापित है। अब यहाँ पर स्थापित होने का कारण क्या है कि जो गन्ना का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, यूपी और बिहार में। ठीक है, तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण अधिकांश चीनी मिलें भी वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, क्योंकि इनको चीनी मिलों तक पहुँचाने में, गन्ने को चीनी मिलों तक पहुँचाने में क्या हो जाता है, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। इसी कारण से ये मिलें क्या है, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थापित होती है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से भारत के दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में भी क्या है, विशेषकर से महाराष्ट्र में ये चीनी मिलों की संख्या बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ पर अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, या गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, और वहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, इन चीनी मिलों के लिए क्या है, एक अनुकूल जलवायु है, ठंडी जलवायु है, जिसके कारण से सुक्रोज की मात्रा क्या है, एक लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा इन राज्यों में क्या है, सहकारी समितियां भी सफल रही है। ठीक है, सहकारी समितियों में मैंने बेटा आपको बताया था कि जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया था, उसमें सहकारी समितियां, एक था सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में क्या होता है कि एक तो कच्चा माल जिनसे प्राप्त होता है, कच्चा माल से
या फिर किसानों के माध्यम से, किसानों और चीनी मिल मालिकों, उन दोनों के बीच में क्या होता है, उनका लाभ और हानि का बंटवारा दोनों के बीच में बराबर होता है। अगर लाभ होता है तो भी दोनों को होता है और नुकसान होता है तो भी दोनों को होता है। उनके संयुक्त प्रयासों से या संयुक्त रूप से जिसका स्वामित्व किस किस के बीच में हो, कच्चे माल उत्पादकों एवं चीनी मिल मालिकों के बीच में हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में जिनका स्वामित्व होता है, जिस मिलों का, वो सहकारी क्षेत्र की मिलें होती है। और यह सहकारी स्वामित्व वाले उद्योग कौन से हैं? चीनी उद्योग ही हैं अधिकांशतः। और दक्षिण भारत में कौन से? नारियल उद्योग। ठीक है, आगे है बेटा इसमें कि इस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए प्रमुख चुनौतियां, ठीक है, इस उद्योग के लिए प्रमुख चुनौतियां एक तो यह है, क्या है? मौसमी उद्योग। ठीक है, इस उद्योग का अल्पकालिक होना, ठीक है, अर्थात मौसमी उद्योग भी कह सकते हैं। केवल यह क्या है, गन्ने की फसल होती है उस समय क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, और उसके बाद में जब गन्ने की फसल नहीं होती है तो ये मिलें बंद हो जाती है अधिकांशतः। ठीक है, जब कच्चा माल ही प्राप्त नहीं होगा तो चीनी मिलें कहाँ से खुली रहेगी। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा, पुरानी एवं असक्षम तकनीक। पुरानी एवं असक्षम तकनीक, ठीक है, पुरानी एवं असक्षम तकनीकी के कारण भी क्या है, तकनीकी का इस्तेमाल होने के कारण भी क्या है, इस्तेमाल होने के कारण, ठीक है, इन उद्योगों को क्या है, वैश्विक स्तर पर या बाजारों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ परिवहन असक्षमता में भी गन्ने का समय पर कारखानों तक नहीं पहुंच पाना, वो भी क्या है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, परिवहन असक्षमता, ठीक है, परिवहन असक्षमता मतलब परिवहन की असक्षमता, समय पर परिवहन के साधनों का उपलब्धता नहीं होने के कारण क्या है, गन्ने का समय पर क्या होता है, कारखानों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और उसकी खोई का क्या है, अधिकतम मात्रा में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ठीक है, गन्ने के अंदर पाई जाने वाली खोई, ठीक है, जिसमें सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, वो घट जाती है। ठीक है, तो आदि इस प्रकार की प्रमुख चुनौतियों का इस उद्योग को सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में प्रमुखतः सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा अगला खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। देखिए बेटा, इसकी जब मैंने खनिजों का वर्गीकरण किया पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, उसमें जब मैं इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो कि क्या है, कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, वे उद्योग क्या कहलाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, इन उद्योगों में प्रमुख उद्योगों की बात करें, सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात, ठीक, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा बेटा, लोहा तथा इस्पात ये क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जो कि अन्य सभी भारी एवं हल्के और मध्यम उद्योग है, वो क्या है, इसी मशीनरी से बने हुए हैं। ठीक है, इनसे बनी हुई मशीनरी पर ही निर्भर करते हैं
कि जो अन्य सभी उद्योग हैं, हल्के उद्योग, भारी उद्योग, उनमें लगी हुई मशीनरी किससे बनी हुई है? लोहे से बनी हुई मशीनरी है। ठीक है, अर्थात लोहे से बनी हुई मशीनरी पर ही अन्य सभी उद्योग निर्भर हैं। जैसे विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, निर्माण सामग्री, सुई से लेकर के एक बड़े इंजन तक, वो सब किससे बनते हैं? इसी से। उन सब में लोहा इस्पात का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी उद्योग क्या हैं? इनसे निर्मित मशीनरी पर निर्भर करते हैं, इसीलिए यह आधारभूत उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण एवं विभिन्न प्रकार की सभी वस्तुएं क्या है? उन सभी में इस्पात की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इस्पात उत्पादन एवं खपत में भारत क्या है? इस्पात उत्पादन एवं खपत, इन दोनों के माध्यम से ही प्राय एक देश के विकास का पैमाना मापा जाता है, माना जाता है। ठीक है, उसमें खपत होने वाली खपत, ठीक है, किसी देश में होने वाली खपत और उसका विकास, खपत एवं उत्पादन। ठीक है, किसी देश में लोहा इस्पात की खपत और उत्पादन, वो दोनों ही क्या है? उस देश के विकास का पैमाना माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है सभी को कि ये लोहा इस्पात क्या है? एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयोग में लिया जाने वाला जो कच्चा माल है वह क्या होता है? भारी एवं स्थूल प्रकार का होता है, इसलिए इसके लिए परिवहन की लागत भी क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा में आती है। ठीक है, इस उद्योग के लिए लौह अयस्क जो कि कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कोकिंग कोयला, या कोकिंग कोल, ठीक है, और चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है, कितना चाहिए होता है? 4:2:1। ठीक है, 4:2:1। इनका लगभग अनुपात कितना है? अगर 4 टन लोहा अयस्क है तो कोयला उसके लिए कितना चाहिए? कोकिंग कोयला 2 टन और चूना पत्थर 1 टन, तब जाके इस्पात तैयार होता है। लोहा अयस्क से लोहा इस्पात तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको कठोर बनाने के लिए, इस्पात को कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसमें कुछ मैंगनीज की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंगनीज की आवश्यकता। ठीक है, लोहा इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैंगनीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें वर्ष 2018 में भारत में, वर्ष 2018 में भारत में लगभग 106.5 मिलियन टन 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण किया गया था। ठीक है, इस्पात का विनिर्माण करके क्या है? कच्चा इस्पात उत्पादकों को दूसरे स्थान पर था। कच्चा इस्पात उत्पादकों में भारत दूसरे स्थान पर था, दूसरे स्थान पर। ठीक है, विश्व में दूसरे स्थान पर था। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करके या इस्पात का विनिर्माण करके विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। ठीक है, भारत इसी के साथ, ये तो इस्पात उत्पादन में, कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। इसी के साथ साथ भारत स्पंज आयरन में, स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, स्पंज लोहे का सबसे बड़ा
स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में कबाड़ के रूप में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसके बाद भी यहाँ पर उत्पादन, इस्पात के अधिक उत्पादन के बाद भी क्या है, 2018 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल कितनी थी, 70.9 किलोग्राम थी। ठीक है, 70.9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, कब, 2018 में। ठीक है, 2018 में भारत विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर था, स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, उसके बाद भी भारत में 2018 में प्रति व्यक्ति अगर लोहे की खपत देखी जाए तो कितनी थी, 70.9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत थी। ठीक है, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत की बात करें तो कितनी है, प्रति व्यक्ति औसत खपत की बात करें तो 224.5 किलोग्राम थी। ठीक है, इसी समय। ठीक है, जब भारत विश्व में दूसरे स्थान पर था 2018 में, उस समय प्रति व्यक्ति यहाँ पर लोहे इस्पात की खपत 70.9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, जबकि विश्व में यह खपत क्या थी, प्रति व्यक्ति 224.5 किलोग्राम थी। ठीक है, इसके बाद में है आगे बेटा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में देखिए बेटा लोहा इस्पात उद्योग की जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसके निर्माण प्रक्रिया, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले लोहा अयस्क को क्या किया जाता है, खनन क्षेत्रों से, खनिज क्षेत्रों से वहाँ से निकाल करके कच्चे माल के रूप में कारखानों तक क्या किया जाता है, कारखानों तक परिवहन किया जाता है, कारखानों तक परिवहन किया जाता है। ठीक है, कारखानों तक परिवहन के साधनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर कारखानों में पहुंचाने के बाद में वहां पर जो वात्या भट्टी होती है, झोंकदार, ठीक है, वात्या भट्टी या गर्म भट्टियां, झोंकदार भट्टी, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, इनको लोहा अयस्क को गलाया जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क को गलाया जाता है, लोहा अयस्क को गलाया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर लोहा अयस्क को गलाया जाता है और इसी के साथ जो चूना पत्थर होता है, एक खनिज है जो कि इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, गलाते समय इसमें क्या किया जाता है, चूना पत्थर मिलाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर मिलाया जाता है और इसका मैल हटाया जाता है। ठीक है, जो लोहा अयस्क होता है उसका अवशिष्ट होता है उसको हटाया जाता है, चूना पत्थर मिला करके इसका मैल हटाया जाता है। अवशिष्ट पदार्थों को हटाने के पश्चात फिर क्या किया जाता है, इस अयस्क को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, इस अयस्क को गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में, गर्म करने के लिए कोक ईंधन, ठीक है, कोक ईंधन का क्या किया जाता है, कोयले का मतलब ईंधन के रूप में कोक ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कारखानों से खनन क्षेत्रों से कारखानों तक परिवहन के साधनों के द्वारा इनको लोहा अयस्क को क्या पहुंचाया जाता है, कारखानों में पहुंचा करके झोंकदार भट्टियों में इन्हें क्या किया जाता है, लोहा अयस्क को गलाया जाता है और गलाने के साथ साथ इसमें चूना पत्थर जो कि एक दूसरा खनिज है, सहायक खनिज, उसमें मिलाया जाता है और उसमें मिलाने के बाद में इसमें अवशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, इससे हटाया जाता है, इसका मैल हटाया जाता है और हटाने के पश्चात इसको गर्म करने के लिए फिर कोक ईंधन का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। उपभोग ईंधन का उपयोग करने के पश्चात फिर इसे क्या किया जाता है, ढलवां लोहे का रूप दिया जाता है। ढलवां लोहा तैयार किया जाता है, जो कि तरल पदार्थों को सांचों में डाला जाता है, जिससे ढलवां लोहा तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर पिघल करके ढलवां लोहा हो जाता है और फिर अलग अलग सांचों में डाल करके उसको क्या दिया जाता है, अलग अलग रूप दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ढलवां लोहा बनाने के पश्चात फिर क्या किया जाता है, ढलवां लोहा का उसे पुनः गला करके, ढलवां लोहे को फिर पुनः गलाया जाता है, पुनः गलाया जाता है। ठीक है, पुनः गलाया जाता है और पुनः गला करके फिर क्या है, उसके ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटा करके मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, निकल और क्रोमियम, मैंगनीज, निकल और क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, निकल तथा क्रोमियम मिला करके क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में फिर ये इस्पात धातु का आकार ले लेता है। ठीक है, जैसे रोलिंग है, प्रेसिंग है, ढलाई गड़ाई करने के बाद में फिर ये इस्पात क्या कर लेता है, एक धातु का आकार ले लेता है। उसके बाद में धातु का आकार दिया जाता है। ठीक है, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई, ठीक है, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई होती है और उसके बाद में धातु का आकार दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले खनिजों से निकाला जाता है और खनिजों से निकाल करके उन्हें कारखानों तक परिवहन के साधनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है और परिवहन के साधनों के माध्यम से कारखानों में पहुंचाने के बाद झोंकदार भट्टियों में लोहा अयस्क को गलाया जाता है और गलाने के साथ साथ उसमें एक सहायक खनिज के रूप में चूना पत्थर मिलाया जाता है। चूना पत्थर मिलाने के पश्चात फिर उसका लोहा अयस्क का मैल हटाया जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क को मैल को हटाने के बाद में कोक ईंधन का, ठीक है, जो कि गर्म करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, कोक कोयले को ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल करने के बाद ये ढलवां लोहा बनता है और ढलवां लोहा को फिर तरल पदार्थ के रूप में सांचों में डाल करके उस ढलवां लोहा को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वहाँ से तैयार करने के पश्चात फिर इस्पात बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लोहा इस्पात बनता है। इस्पात बनाने के लिए पुनः जो ढलवां लोहा तैयार किया जाता है उसे पुनः गलाया जाता है, ढलवां लोहे को, और पुनः गला करके उसका ऑक्सीकरण करके उसकी अशुद्धता हटाई जाती है। ठीक है, और उसकी अशुद्धता हटा करके उसमें फिर मैंगनीज, निकल और क्रोमियम जैसी धातुओं मिला करके क्या किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में फिर उसे धातु का आकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निर्माण की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, आगे है बेटा, इसमें हम देखेंगे आगे की जो भारत सरकार के द्वारा जो उपक्रम स्थापित किए गए हैं वो कौन सा उपक्रम स्थापित किए गए हैं तथा सर्वाधिक भारत में लोहा इस्पात उद्योग ये कहाँ पर संकेंद्रित हैं और अधिक मात्रा में वहीं पर संकेंद्रित क्यों है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। ठीक है।